किसने कहा कि चमत्कार नहीं होते? जरा मुझे करीब से देखो। हाँ दोस्तों, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। केवल काम को करने का जुनून होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो उसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन दिया गया है, आज साइंस की बात करेंगे। क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। r बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या कहा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब अवतल यहाँ पे देखो r दिया गया है, r की सहायता से हम क्या करें? फोकस दूरी सबसे पहले निकाल ले। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास फोकस दूरी f इज इक्वल टू होता है r/2। r की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहाँ पे रखेंगे 20/2 इक्वल टू 8, यानी कि फोकस दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने क्या कहा कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है। और एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? UVF सब हमारे क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, -10, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दर्पण से वस्तु की जो दूरी जो है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी होती क्या है? लिखेंगे यहाँ पे वस्तु की दूरी होती है u बराबर कितना हो जाएगा? -15, ठीक है। -15। और क्या दिया गया है? इन्होंने क्या कहा कि दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। जो दर्पण से निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। हम क्या करेंगे? सीधे सीधे हमें v का मान निकालना, v बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए जो अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है। लेंस के लिए यहाँ पर माइनस हो जाता है और दर्पण में प्लस रहता है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू u का मान कितना आया था? -15, 1/-15 और f का मान हमारे पास है, f का मान कितना है? -10। तो यहाँ पे रख लेंगे -10 प्लस 1/v का मान हमारे पास नहीं, तो v को v रखेंगे, ठीक है। हम क्या करें? इस पोर्शन को साइड चेंज करा ले। इस पोर्शन को क्या करें? साइड चेंज करा, तो ये हो जाएगा 1/-10। ये इस पार आएगा तो ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, -1/-15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये हो जाएगा यहाँ सब जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस प्लस हो गया। या अब ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, है ना। तो ये और दूसरी चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस, अब दोनों माइनस के है ना, तो हम क्या करें? माइनस का 30 एलसीएम ले ले। माइनस का 15 दूनी 30, 10 30, 15 दूनी 30। एलसीएम क्या लेते हैं? जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो माइनस का 30 अगर एलसीएम लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 23, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 23, 3 एक कम 3 लिख दिया, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। 15 दूनी, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30 और 2 एक का 2 इज इक्वल टू 1/v। अब देखो 3 से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 1, है ना। 1/-30 बराबर 1/v। v का मान कितना आ गया? v बराबर -30, ठीक है।
v का मान कितना आ गया माइनस का 30। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, माइनस में इसलिए कहाँ बनेगा, दूरी पर बनेगा, लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। नोट कर लो क्या बात है। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी हम अवतल दर्पण पे क्वेश्चन करें, अब हम उत्तल दर्पण पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो u होती है वस्तु की दूरी होती है, ये होती है माइनस में, बाकी सारी वैल्यू प्लस में होती है। फार्मूला हमारा दर्पण वाला ही लगेगा 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, हाँ इसमें केवल u की वैल्यू माइनस में होगी, बाकी सारी प्लस में होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कोई वस्तु दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी हमें दी गई है। क्या दिया गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया गया है, फिर दिया गया है कि जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v। लिख लेंगे यहाँ पे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमने कहा हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम लिख लेंगे फार्मूला लिखना है किसके लिए, दर्पण के लिए। किसके लिए लिखना फार्मूला, दर्पण के लिए। दर्पण के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। इसी फार्मूले में मान रख लीजिए। अब देखो f का मान हमसे कोई मतलब ही नहीं, f का मान नहीं दिया, f को ऐसे ही रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v की वैल्यू, की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40, माइनस का 40 प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है 10। दोनों का क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 1/f = 10 का 10 प्लस 40 का माइनस का 40, माइनस का 40 है ना। अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों का फिर अपॉन में करा दोगे तो 40 × 10, 40 × 10 माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस 1/f = 40 दाम में 40 और 10 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 10 और प्लस माइनस माइनस 40 बटे में 40 दाम में 400 माइनस का 400 हो गया ना। 1/f = 40 से 10 घटाओगे माइनस का 30 बटे माइनस का 400, कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, f बराबर निकालेंगे तो 40 बटे 3, 40 बटे, भाई जब f की वैल्यू निकालेंगे तो f को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल करा दो, इसको पलट दो, अंश को हर के रूप में, हर को अंश के रूप में कन्वर्ट कराना है। तो f ऊपर गया तो 40 ऊपर जाएगा, 40 ऊपर गया तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, एक बचाना है यहाँ से, 1 और 0 मिलकर के क्या हो गया 10, 3 × की 9, पॉइंट लगा लो, 1 बचा, 3 × की 9, 3 × की 9, f का मान कितना आ गया 13.33 सेंटीमीटर, ये f का मान आ गया, ये इसका आंसर। फोकस दूरी हमारी कितनी हुई 13.33 सेंटीमीटर।
देखिएगा एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए तथा वस्तु को वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए और आवर्धन क्षमता भी निकालना है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो दी गई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब हम देखो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में हमने क्या बताया था, f और u की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे फोकस दूरी, क्या लिखोगे, फोकस दूरी। दर्पण ध्यान रखिएगा कौन से दर्पण की बात कर रहे हो, अवतल दर्पण की। ठीक है, तो फोकस दूरी f इज इक्वल टू माइनस का 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या कहा कि दर्पण से वस्तु की दूरी जो दी गई है वो -8 सेंटीमीटर है। लिख लेंगे यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर -8 सेंटीमीटर। -8 क्यों हुआ, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में u हमारा कितने हो गया, माइनस में। अब आइए हम बात करते हैं आगे, हमें निकालना क्या है, वस्तु की दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे v बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। दर्पण के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यू पुट करें। यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है देखिएगा, -16 है ना, इक्वल टू 1/u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, और प्लस v हमें निकालना है। v में क्या करना है, निकालना है ना। अब हम क्या करें, इसको साइड चेंज करा दो, साइड चेंज कराओगे प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का इस साइड आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/-16। अब ये हमारा इस बार आएगा कितने हो जाएगा, माइनस का -1/-8 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब दोनों में क्रॉस करा दो। क्रॉस कराने पहले अब क्या करें, एलसीएम ले ले। 8 कम 8 8 दूनी 16, दो एलसीएम माइनस का 2 एलसीएम ले ले, -2 एलसीएम लेंगे तो 16, देखो सॉरी 16 एलसीएम माइनस का 16 एलसीएम लो, 16 से 16 कैंसिल हो गए, 1 बचा ना, 1 इक्का 1, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूनी और 2 को गुणा 1 से कराओगे, 2 इक्का 2 बराबर 1/v। ठीक है, घटा दो कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, घटाओगे तो 1 बचेगा। ये हो जाएगा माइनस का 1/-16 बराबर 1/v। माइनस का ये क्यों बचा, क्योंकि बड़ा नंबर किसमें है हमारा, माइनस में, छोटा नंबर प्लस में। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 1/16 इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1v की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 16। यानी कि क्या हुआ, ये आपको क्या आया कि दर्पण से प्रतिबिंब जो बन रहा है कितनी दूरी पर बनेगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, v का मान आ गया, नोट कीजिए इतना। देखिए अब फोकस दूरी हमें निकालना है और आवर्धन क्षमता इसकी निकालनी है। तो फोकस दूरी के लिए हमने क्या बताया था, फार्मूला फोकस दूरी बराबर क्या बताया था, f बराबर r/2 है ना। अब देखो r की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, r की वैल्यू निकालेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। f का मान कितना था, जरा बोलिए कोई, f का मान कितना था,
f का मान था माइनस का 16 तो 2 इंटू माइनस का 16 r का मान कितना हो गया, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी। अब रेडियस कभी माइनस में लेते नहीं है, रेडियस लेते हैं कभी, त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई 32 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला होता है v/u माइनस का। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी है, कितनी आई 16 आई। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8 दूनी, तो m बराबर कितना हो गया, और माइनस माइनस प्लस m बराबर 2। आवर्धन क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई 2। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जैसे एक चित्र दे दिया गया, क्वेश्चन दिया गया, निम्न चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये हमारा फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे अब देखो इधर जो दिया गया है ये हमारा कोण दिया गया है 30 डिग्री का, और ये दिया गया है 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो है प्रथम कोण है, और ये हमारा दिया गया है द्वितीय कोण। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऊपर कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। ठीक है, और जो नीचे कोण बनता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, ऊपर वाला होता है आपतन कोण और नीचे होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, इसी प्रकार जो ये यहाँ पे लाइन जो खींची जाती है, जो लाइन ऊपर होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण जो लाइन खींचते हैं जिसकी सहायता से कोण बनता है, देखो ये हो गया क्या आपतन कोण। तो इसकी जो लाइन खींचेंगे इस लाइन को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, सॉरी आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण हो गई। ठीक है, आपतित किरण इसी से बना हुआ है। ठीक है, अपवर्त जो है आपतन कोण से ही बना हुआ है आपतित किरण। उसके बाद इसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण। तो इसके इस जो नीचे लाइन बनाया खींची गई है इसका नाम क्या हो जाएगा, आप जो है आपतित किरण। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तित। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तित किरण। ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष निकालना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष निकालना है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रथम माध्यम का यानी कि n1 n2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लोगे आप 1 n 2। प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष। अगर द्वितीय माध्यम का लिखाते तो 2 हम आगे लिखते। यहाँ पे क्या है, प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। तो अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है sin i अपॉन sin r, sin i अपॉन sin r। ठीक है, I का मान कितना है, ये हमारा हो जाएगा I, इसी को बोलते हैं I एंगल। ठीक है, ये होता है हमारा ऊपर वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं I और इसको बोलते हैं R। ठीक है, तो I का मान कितना है 30 डिग्री, sin 30 अपॉन sin 45। sin 30 का मान कितना होता है बताइए जरा, sin 30 का 1/2। sin 30 का क्या होता है 1/2। तो n1 r n2 1 n2 is equal to 1/2 1/2 अपॉन sin 45 का क्या होता है 1/√2। अब मान रख लेंगे, हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करा देंगे। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ठीक है, तो 1 n2 is equal to क्या हो जाएगा 2/√2/2। इसी को क्या करें, अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे,
1 and 2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 को हम क्या लिखेंगे √2 इंटू √2, √2 का √2 से गुणा कराओगे 2 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला होता है जिसका निकालेंगे जिसके सापेक्ष लिखेंगे, जैसे हमने प्रथम का द्वितीय के सापेक्ष निकाला है 1 and 2 इज इक्वल टू साइन r i अपॉन साइन r, ये इसका फॉर्मूला है, नोट कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल हमें दी गई है, क्या दिया है देख लो, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर, प्रकाश की चाल c होती है, ठीक है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर है 1.5। हमें निकालना क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। लिख लो यहाँ पे, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्वेश्चन मार्क, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। अब देखो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब देखो अपवर्तनांक कितना है 1.5 इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहां से पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा ना, इसको डिवाइड कर दो 5 दूनी 5 3, माध्यम में प्रकाश की चाल को इस साइड लाएंगे तो फिर यहाँ जाएगा 2 उधर चला आएगा ना, तो लिख लीजिए प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 × 10⁸ अपॉन ये 3 इसके बटे में जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, प्रकाश की चाल क्या आ गई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका क्या हो गया। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कांच का वायु के साथ, सॉरी क्वेश्चन दिया गया था वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 3/4 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक आपको दिए गए, हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लिखो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक,
ठीक है। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें क्या करता है, निकालना है। हमें दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हमें क्या क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, 3/2। दो चीजें हमें दी गई है, तीसरी चीज निकालना है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम भूल जाएंगे क्या हमें निकालना क्या है। देखिएगा कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना है। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष किसका निकालना है, कांच का, ठीक है। और हमें दिया गया क्या, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है। तो जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है ना। अब देखिएगा जिसके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जिसके सापेक्ष जिस वस्तु का अपवर्तनांक निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो शेष वाला पोर्शन होता है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे जल के सापेक्ष में निकालना है, जल वाला अपवर्तनांक जो है उसको कहां रखेंगे, ऊपर, और किसका निकालना है, कांच का, कांच वाले को नीचे। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो सीधे सीधे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि जल वाले को क्या किया जाएगा, अंश में रखा जाएगा, ऊपर रखा जाएगा। तो जल का अपवर्तनांक यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, जल का अपवर्तनांक 60 का लिख रहा हूं मैं, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। 60 का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, जल का अपवर्तनांक। अब किसका निकालना है, कांच का निकालना है, तो का घटे में कांच का। सारे क्वेश्चन में ट्रिक फॉलो होगी, एक ट्रिक हमारी है, ठीक है। जिसके सापेक्ष जिसका निकालना हो उसको ऊपर और जिसका निकालना हो उसको नीचे, ठीक है। अब देखो जल का क्या है अपवर्तनांक, 4/3, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 बटे में इसका है, कांच का कितना है, 3/2। ये ऊपर आ गया, ये इसके साथ आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 × 2/3 × 3, 4 2 जा 8, 8/9, इसको सॉल्व कर लो, 8/9, ये यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या अपवर्तनांक आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 8/9। क्वेश्चन दिया गया है आज जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे उसके लिए हम बात कर लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, यूनिटों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे में 1000, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे में 1000। ये हमारा क्या है, इसमें जो भी चीज होगा उसको हम क्या करेंगे, इसी में रख लेंगे, रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले की हम बात करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक चलाया जाता है। तो 30 दिनों में वे ऊर्जा ज्ञात करती है, ठीक है, 30 दिनों में वे ऊर्जा ज्ञात करती है। देखो इन्होंने क्या कहा, एक मोटर की सामर्थ्य कितनी दी गई है, P बराबर दिया गया है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, सामर्थ्य हो गई। इसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा, इसे प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, यानी कि समय जो हमें दिया गया है, समय वो कितना है, 10 घंटे, कहाँ, प्रतिदिन, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि 30 दिनों का निकालना है, दिनों की संख्या कितनी है, दिन बराबर कितने हैं, 30, दिन बराबर कितने हैं, 30। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो P की वैल्यू दी गई वो किसमें दिया गया है, किलोवाट में,
किसमें दिया गया है किलोवाट में, तो इसको वाट में कन्वर्ट कराएंगे तो 1 किलो बराबर क्या होता है 10 की पावर 3 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना आता है 10 की पावर 3 वाट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे P हमारा क्या हो जाएगा समर्थ P बराबर हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे लगा लेंगे फॉर्मूला, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे में 1000। ठीक है, रखो मान सॉल्व करो। वाट यानी कि सामर्थ्य P बराबर कितना हो गया 5 × 10 की पावर 3 इंटू घंटे कितना है 10 है गुणे में 10, समय कितना है 30 दिन बटे में 1000 यानी कि 10 की पावर 3 कैंसिल, बचा हमारे पास कितना 5 गुणे 10 गुणे 30, 5 3 15 और 2 जीरो लगा लो, कितना हो गया 1500 यूनिट। व्यय ऊर्जा कितनी हो गई, व्यय ऊर्जा बराबर 1500 यूनिट। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहां पे लिख देना व्यय ऊर्जा बराबर 1500 यूनिट। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलता है तो 30 दिनों में कितने ऊर्जा खर्च होगी ज्ञात करना है। अब देखो हमें निकालना 30 दिनों में व्यय ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर बताया था व्यय ऊर्जा या यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे में 1000। ठीक है, हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक घर में 60 वाट का, अब यहाँ पे देखो सामर्थ्य कितना है, सामर्थ्य जो दिया गया है P बराबर 60 वाट दिया गया है, P बराबर 60 वाट। और क्या दिया गया है, समय हमें पास दिया गया है, समय क्या दिया गया है, समय T बराबर कितने हैं 4 घंटे, कितना है टाइम 4 घंटे। और क्या दिया गया दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या में कितना है, कितना है 30 दिन। तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाट गुणे समय गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, वाट कितना है 60 गुणे समय 4 दिन 30 बटे में 1000। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 6 गुणे 4 गुणे 3 बटे में 10। यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 3 बटे में 10। अब देखो गुणा करा दो सबका, तो 6 चौ 24 को गुणा 3 से कराओ कितना हो जाएगा 24 3 72 बटे में 10। 72 को 10 से डिवाइड करोगे 1 0 विच मींस पीछे से 1 लगा दो। ठीक है, तो हो जाएगा 7.2 क्या यूनिट, यह है इसका आंसर। ठीक है, व्यय ऊर्जा कितनी आ गई 7.2 यूनिट। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट में इसी के आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।